नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आखिरकार मनोहर कैबिनेट का विस्तार हो गया है और हरियाणा मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी से विधायक कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली है और वहीं जेजेपी कोटे से टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं, कमल गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और उनको कैबिनेट में जगह मिली है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं देवेंद्र बबली जो कि जननायक जनता पार्टी से विधायक चुन करके आए और टोहाना सीट से विधायक हैं, जो कि अब उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। दरअसल कैबिनेट विस्तार को लेकर के लगातार इससे पहले भी चर्चाएं चल रही थी, इसमें नामों को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आखिर में आकर के मोहर 2 नामों पर लगी। जननायक जनता पार्टी की तरफ से इससे पहले भी सरकार पर प्रेशर भी क्रिएट किया जा रहा था। ये माना जा रहा था कि शायद अब जाकर के मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार हो सकता है। ऐसे में देवेंद्र बबली को जगह दी गई है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी खेमे से कमल गुप्ता को जगह मिली है। और चलिए जरा अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरे जोड़े गए हैं। कमल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, हिसार से चुनकर के आते हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं देवेंद्र बबली की, जननायक जनता पार्टी से विधायक है, टोहाना सीट से जीत करके वो विधानसभा तक पहुंचे और अब उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, कैबिनेट में उनको शामिल किया गया है। तो जाहिर तौर पर ये 2 नए चेहरे अब कैबिनेट के अंदर शामिल हुए हैं। सबसे पहले कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने संस्कृत में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि वद विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानं प्रति अटल विश्वासं श्रद्धां निष्ठा च स्थापयिष्यामि। अहम भारत प्रभुताम् अखंडतां रक्षिष्यामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्रिरूपेण व स्वकर्तव्यानां शुद्धान्तकरणेन श्रद्धापूर्वक निर्वहणं करिष्यामि तथा भयं पक्षपातं द्वेषम् अनुरागं विना सर्वान् जनान् प्रति संविधान विधौ अनुसारेण न्यायं करिष्यामि। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणं मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यत् हरियाणा राज्यस्य मंत्रिरूपेण व मम विचारात् यः विषय आनीतो भविष्यति अथवा मम ज्ञातो भविष्यति तत् विषयम् उपयुक्तं मंत्रिणं संबंधाधिकारिणं व विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व अन्यान् व्यक्ति विशेषाणु न सूचयिष्यामि तथा स्वकर्तव्यानां सम्यक् निर्वहनं करिष्यामि। मनोहर कैबिनेट में जगह पाने वाले हिसार से बीजेपी विधायक के राजनीतिक सफर के बारे में भी जरा आपको दिखाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए जरा आप देखिए आसानी के साथ कैसे कमल गुप्ता यहां तक पहुंचते हैं, उनका ये जो सियासी सफर है कैसे आगे तक बढ़ा। तो जरा ग्राफिक्स के जरिए देखिए नए मंत्री कमल गुप्ता, जरा उनसे मिलिए और उनके बारे में जानिए। दरअसल 2019 में दूसरी बार विधायक चुनकर के आते हैं कमल गुप्ता और इसी तरीके से उनका जो करियर है और चुनाव उन्होंने लड़े, सियासत में वो रहे, एक्टिव रहे, लगातार लोगों के साथ जुड़ाव उनका रहा। 2014 में दिग्गज नेता को हरा करके वो विधायक चुन करके आए। वहीं विधायक बनने के बाद सीपीएस का पद भी उनको मिला, उन्होंने हासिल किया और उसके बाद ये जो सिलसिला है वो रुका नहीं। इसके बाद भी वो लगातार इसी में प्रयासरत रहे, लगातार वो आगे बढ़ते रहे। डॉक्टर कमल गुप्ता ओजस्वी वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी एक अलग पहचान भी है और इसी पहचान की बदौलत आज वो मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हुए हैं। तो 2014 से लेकर के अब तक हिसार में कई विकास कार्य करवाए गए उनके द्वारा। फतेहाबाद के पास भिरडाना गांव के रहने वाले कमल गुप्ता हैं और साथ ही अब उनको
नए मंत्री के तौर पर उनको देखा गया है और इस पोर्टफोलियो में उनको शामिल किया गया। यानी कि ये तस्वीर अब सामने है जो कि नए मंत्री के तौर पर है। कमल गुप्ता ने मेडिकल सर्जन की डिग्री हासिल की है और साथ ही साथ शल्य चिकित्सक के रूप में वो सेवाएं भी दे चुके हैं। तो यानी कि ये उनका कामकाज भी है, उनका प्रोफेशन है, लेकिन इसके साथ वो समाज सेवा में लगे रहे, जुड़े रहे। कमल गुप्ता ने प्राथमिक शिक्षा चरखी दादरी में ली और वहां से वो आगे बढ़े और उसके बाद जो उनका ये जो सफ़र है वो आगे बढ़ता चला गया। कमल गुप्ता के पिता मनफूल सिंह पोस्टमास्टर थे और इसी के साथ जो परिवार के लोगों का जो साथ था वो हमेशा मिलता गया। कमल गुप्ता के एक बेटा और एक बेटी है और ये पूरे परिवार के साथ साथ जो उनका राजनीतिक करियर रहा है वो सभी आपने ग्राफिक्स के जरिए देखा। जेजेपी के कोटे से टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली ने मंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक राज्य मंत्री कौन बोलता है? राज्य मंत्री के तौर पर अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति विधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार में राज्य मंत्री लिया या लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली को भी मनोहर कैबिनेट में जगह मिली है। देवेंद्र बबली का राजनीतिक सफर जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और चलिए अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। देवेंद्र बबली का ये पूरा सफर, टोहाना से जेजेपी विधायक के तौर पर चुनकर के आते हैं। 24 अक्टूबर 2019 को विधायक बने थे देवेंद्र बबली। देवेंद्र बबली ने 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और 38,000 वोट लेकर के वो तीसरे नंबर पर रहे थे। तो यानी कि उनका निर्दलीय तौर पर जब ये चुनाव लड़े तो उसमें अच्छा खासा उनका वोट शेयर रहा। अशोक तंवर ने बबली को कांग्रेस में शामिल कराया और उस वक्त जो है 2019 में तंवर के कांग्रेस छोड़ने पर बबली की टिकट कट गई। उसके बाद से वो नाराज नजर आए। 2019 में देवेंद्र बबली को जेजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। देवेंद्र बबली और सुभाष बराला के बीच मुकाबला हुआ और बबली ने सुभाष बराला को करीब 52,000 वोट से हरा दिया। वहीं साथ ही आपको बताएं कि चुनाव में देवेंद्र बबली को लगभग 1,752 वोट मिले। बीजेपी के सुभाष बराला को 48,450 वोट मिल पाए। कांग्रेस के परमवीर सिंह को 16,717 वोट मिले और ये कुछ इस तरीके से उनका ये जीत का सफर रहा। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र बबली ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कहा कि जो जिम्मेदारी उनको मिली है उसे वो अच्छी तरीके से निभाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि टोहाना की जनता की भी आवाज उठाने का काम करेंगे। बबली जी क्या कहेंगे आप? प्रदेश की जनता को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कहेंगे सर आप? क्या किस तरह से क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी आपकी? प्राथमिकता ईमानदारी के साथ जो जिम्मेवारी हमें दी गई है उसका निर्वहन करूंगा और हमारे प्रदेश के लोगों के लिए, स्पेशली अपने टोहाना के लोगों के लिए जो आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ तक भेजने का काम किया, उनका मान सम्मान और उनके लिए समर्पित भावना से। स्पेसिफिक पोर्टफोलियो को भी देख रहे हैं सर? वो मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल है, वो देखेंगे, दुष्यंत जी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं देवेंद्र बबली हैं, कमल गुप्ता हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जिम्मेदारी दी गई है, जरूर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी है। प्राथमिकताएं जो है वो पोर्टफोलियोज देखने के बाद जो है वो तय की जाएगी क्या कुछ प्राथमिकताएं, क्योंकि प्राथमिकताओं के हिसाब से पहले जो जिम्मेदारी थी उससे ज्यादा मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो ऐसे में उसी अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग पोर्टफोलियोज मिलेगी उस अकॉर्डिंग प्राथमिकता जो रहे डिपार्टमेंट के अनुसार जो है वो रहेगी। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कमल गुप्ता ने कहा कि विभाग मिलने के बाद वो अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे।
साथ ही उन्होंने कहा कि जो विश्वास उन पर जताया गया उस पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। बबली और कमल गुप्ता जी भी है। गुप्ता जी, जिम्मेदारी मिली है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? अभी डिपार्टमेंट मिलने तो प्राथमिकता उसके हिसाब से बताएंगे। पहले सर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे, अब हरियाणा को रिप्रेजेंट करेंगे मंत्री के तौर पे, क्या कहेंगे? हाँ, तो अच्छी बात है, हरियाणा की जिम्मेवारी है, हरियाणा को भी निभाएंगे और हिसार को भी निभाएंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ विपिन परमार ने। हरियाणा मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों की ओर से शपथ ली गई है और कैबिनेट का जो दुष्यंत चौटाला साहब मौजूद है। सर, कोरम पूरा हो गया, क्या कहेंगे? बधाई देता हूँ दोनों नए इंडियन मिनिस्टर्स को और उम्मीद करता हूँ सरकार का कार्य और सुचारू तौर से सारे मिलकर और अच्छी तरीके से करें। मनोहर कैबिनेट में 2 नए मंत्री शामिल होने के बाद अब सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा मंत्रियों की संख्या 12 हो चुकी है। जरा ग्राफिक्स के जरिए हरियाणा मंत्रिमंडल की पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं और आप आसानी के साथ समझें। अब जरा देखिए आप हरियाणा का मंत्रिमंडल। दरअसल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये जो हैं, इनके साथ साथ अनिल विज गृह मंत्री का जो कार्यभार है उनके पास है। जेपी दलाल कृषि मंत्री के तौर पर हैं, कंवरपाल गुर्जर हैं कैबिनेट मंत्री, मूलचंद शर्मा, डॉक्टर बनवारी लाल और रणजीत सिंह चौटाला। ये कैबिनेट का, ये मंत्रिमंडल का पूरा स्वरूप है। और उसके साथ साथ इसमें ओम प्रकाश यादव हैं, संदीप सिंह हैं, कमलेश ढांडा और अनूप धानक, यानी कि जननायक जनता पार्टी से इससे पहले शुरुआत में डिप्टी सीएम को छोड़ करके एक और जो कैबिनेट के अंदर शामिल होते हैं अनूप धानक। अब 2 और चेहरे जब शामिल हो जाते हैं, यानी कि 12 और कुल मिलाकर के 2 और चेहरे, यानी कि कुल जो अब फिलहाल जो संख्या है वो 14 की हो जाती है। कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके तहत दिल्ली सरकार ने पाबंदियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब दिल्ली में ऑड इवन नियम के तहत दुकानें और मॉल खुलेंगे, साथ ही स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान को बंद किया जाएगा। 50% क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन का संचालन होगा। इसके अलावा शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों को इजाजत होगी। तो दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और रात 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। और रात के समय में नाइट कर्फ्यू में कुछ हद तक पाबंदियां यहां पर दी गई हैं, जिसमें आम जो आवाजाही है उसको रोका गया है। इसमें ज़रूरत की जो ट्रांसपोर्टेशन के जो काम हैं वो फिलहाल चलते रहेंगे, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू लागू नहीं होगा। ये भी इस येलो अलर्ट के अंदर स्पष्ट कर दिया गया है। तो आप कैसी स्थिति रहेगी, कोरोना का अगर ग्राफ कितना है तो उस अकॉर्डिंग क्या उसमें पाबंदियां होती चली जाएंगी, ये लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि इसी आधार पर ये रंगों के आधार पर अलर्ट जारी किया गया। ऑड इवन नियम से दुकानें खुलेंगी और इसमें सबसे प्रमुखता के साथ, क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में ये अलर्ट फिलहाल जारी किया गया लोगों के लिए। स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, येलो अलर्ट के अंदर स्कूल और कॉलेज बंद हो जाते हैं, यानी कि ये भी एक अलर्ट का ही एक हिस्सा है जिसमें स्कूल कॉलेजों को बंद किया जाता है। और इसके साथ साथ कुछ और भी पाबंदियां हैं जो कि आप शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इसमें जोड़ा जाता है निर्माण कार्य जारी रहते हैं और इंडस्ट्री खुली रहेंगी। फिलहाल इन पर किसी तरीके से पाबंदी नहीं होगी, लेकिन अगर कोरोना का ग्राफ बढ़ता चला जाता है तो ये खतरा आगे और ज्यादा नजर आएगा। जो सख्ती है, पाबंदी है, वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब जरा आगे आप देखिए, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, यानी कि वहां पर जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 50% रहेगी। 50% क्षमता के साथ जो रेस्टोरेंट है वो खुल सकेंगे। और जो दूसरी चीजें हैं, दूसरे कामकाज की जो चीजें हैं उस पर कितना असर होगा जरा वो भी आप देखिए, क्योंकि रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक चलेंगे। और वो भी तब क्योंकि नया साल आ रहा है और नए साल के दौर में रात भर क्योंकि पार्टी होती है, देर रात तक जो है इसी तरीके से पार्टियां चलती हैं। लेकिन अब फिलहाल इस बढ़ते खतरे को देखते हुए कदम उठाया गया। बार भी 50% क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे, तो ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है। दिल्ली में जो येलो अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक बार में भी 50% क्षमता के साथ अब उनको संचालित किया जाएगा, उनको चला जाएगा। और बार दोपहर 12 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक उसकी समय सीमा तय कर दी गई है। उसके बाद जो है
ये बार नहीं चल पाएंगे, रेस्टोरेंट आगे नहीं खुलेंगे, तो ये भी तय किया गया है। और ऐसे में बाकायदा एक निगरानी कमेटी भी है जो कि लगातार इस पर मॉनिटर करेगी। सिनेमा हॉल हो और मल्टीप्लेक्स हो, ये बंद रहेंगे। ये जो एंटरटेनमेंट जोन की जो चीज़ें हैं, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ये सभी फिलहाल अब बंद हो जाएंगे। और दिल्ली में जो येलो अलर्ट जारी हुआ है उसके मुताबिक अब आगे बैंक्वेट हॉल हो, ऑडिटोरियम हो, ये भी बंद रहेंगे। तो यानी कि आप ये जो चीज़ें देख रहे हैं ये बहुत हद तक लोगों को प्रभावित भी करेंगे, लेकिन ये बढ़ते संक्रमण को रोकने में कितना कारगर साबित होती हैं ये फिलहाल देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन येलो अलर्ट के तहत ये कुछ एहतियाती कदम हैं जो कि पाबंदी के तौर पर नजर आ रहे हैं। होटल के बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे, वो नहीं खुलेंगे। हालांकि इसमें कुछ हद तक उन लोगों के लिए परेशानी होगी क्योंकि शादी का समय भी है, शादी का सीजन भी है, तो बहुत हद तक लोगों को इसकी वजह से परेशानी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बुकिंग की होगी। दूसरी चीज, सैलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे। वहां पर अभी इस येलो अलर्ट के अंदर किसी भी तरीके से पाबंदी नहीं है, तो सैलून हो या ब्यूटी पार्लर हो, ये फिलहाल खुले रहेंगे। वहीं दिल्ली में येलो अलर्ट के साथ ही पाबंदियां और बढ़ गई हैं। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, जरा वो आप सुनिए। 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसकी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे क्या क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फिर से पाबंदियां लगाई जाने लगी हैं और संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शादी के सीजन को देखते हुए हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आदेश जारी किया है। अब शादी में कितने लोग इकट्ठा होंगे ये इस बात से तय होगा कि समारोह हॉल में होगा या ओपन स्पेस में होगा। ये नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत, हिसार जिलों के लिए है और वहीं अन्य जिलों में बंद कमरे या हॉल में 100 लोगों और खुली जगह में 200 लोगों के इकट्ठे होने को मंजूरी रहेगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हॉल में 50 लोग इकट्ठा हो सकेंगे, वहीं ओपन स्पेस में 100 लोगों को इजाजत रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हरियाणा निवास में प्रदेश भर के अतिरिक्त जिला उपायुक्तों की बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और सभी उपायुक्त वर्चुअली जुड़े। प्रदेश भर के अतिरिक्त जिला उपायुक्तों की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गरीब परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आने वाले दिनों में नई स्कीमें लेकर के आएगी। आगामी 7 जनवरी 2022 से प्रदेश भर में अंत्योदय मेलों का दूसरा चरण शुरू होगा। पहले चरण में 156 मेले आयोजित किए गए थे। परिवार पहचान पत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र का 3 चरणों का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही चौथे चरण का काम भी पूरा कर लिया जाएगा और अभी 1,50,000 परिवारों के लिए हमने अंत्योदय मेले का आयोजन किया था। इनमें 90,000 परिवारों ने हिस्सा लिया था। इनमें से कई परिवारों को स्वरोजगार के लिए लोन दिया गया है। 7 जनवरी से अंत्योदय मेलों का अगला चरण शुरू होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन की दृष्टि से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई अलग अलग रैंकिंग में हम अग्रणी राज्यों में रहे हैं। हम पड़ोसी राज्यों की तरह प्रचार पर ज्यादा नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। पत्र ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा हरियाणा सरकार का और बहुत ही उत्सुकता से बाकी सब लोग, बाकी सब प्रदेश और इवन केंद्र के भी हमारे कई विभाग इसकी ओर देख रहे हैं। लेकिन इसको हम निरंतर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक जो वेरिफिकेशन का काम है 3rd फेज़ का प्राय पूरा हो गया है और अभी 4th फेज़ के जो नाम हैं 75,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक जिनकी सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है वो भी आज पुश हो जाएगा और उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। जहाँ तक वेरीफाइड जो परिवार हैं जिनकी इनकम को, जिनकी आय को हमने जांच लिया है, ऐसे लगभग 1.5 लाख परिवारों को हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की दृष्टि से मेले लगाए थे
और वो मेलों का पहला जो चरण है वो पूरा हो गया है। 90,000 के लगभग परिवारों के लोगों ने उसमें भाग लिया है। उनको सबको किसी न किसी स्कीम के माध्यम से उनकी आय बढ़े, ये योजना डिपार्टमेंट के अनुसार भी और कुछ बैंकों से जिनसे लोन लेना उसके हिसाब से भी उनको सबको और वेरीफाई करके और उस काम को प्रोसेस को चालू कर दिया है। काफ़ी लोगों के तो लोन सैंक्शन भी हो गए, लगभग 14,000 परिवारों के लोन सैंक्शन हो गए हैं। फेज इसका 7 जनवरी से शुरू होगा और वो जनवरी के आखिर तक चलेगा। तब तक और भी परिवार जो आइडेंटिफाई हो जाएंगे उन सब परिवारों को भी उसमें बुलाया जाएगा। और कुछ विभागों की नई स्कीमें भी हमने कही हैं कि कुछ ऐसी डिमांड के आधार पर नई स्कीमें हैं, कुछ स्कीमों में कुछ रियायत देनी है। जैसे अभी 55 साल तक के व्यक्तियों के लिए तो योजनाएं काफ़ी हैं, लेकिन 55 से 60 साल तक भी कुछ योजनाएं और बना करके या उन्हीं की एज को एक्सटेंड करके और उसका लाभ दिया जाए। कुल मिलाकर जो गरीब परिवार है जिसकी आय कम है उसकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, और इसका एक बहुत अच्छा जनता के अंदर भी एक मैसेज है कि हाँ सरकार जो है पहली बार गरीबों के लिए कुछ करके उनकी इनकम को बढ़ा रहा है। देखिए लगातार हम लोग, आपको पता है कि अपनी योजनाओं पर ध्यान दे रहे हैं, इन पर काम कर रहे हैं, आईटी का उपयोग कर रहे हैं, एक एक घर को एक एक परिवार को चिन्हित करके उनके यहाँ जा रहे हैं। भले ही हमारा प्रचार उतना ज़्यादा ना हो जैसे कुछ पड़ोस के प्रदेश भी करते रहते हैं, तो प्रचार की बजाय यानी गवर्नेंस के ऊपर पूरा ध्यान करना ये हमारा हेतु है, प्राथमिकता है। लगातार जो वर्षों से काम कर रहे हैं उसके परिणाम आने लगे हैं, और परिणाम आने में जैसे हेल्थ में आया है, जैसे सर्विस डिलीवरी है, जैसे हर एक विभाग को लोगों के घर तक पहुंच करके और उसको डिलीवरी का विषय आया है, इसमें हरियाणा नंबर 1 पर आया है। मैं इस विषय पर मुझे पूरी संतुष्टि है कि हम अपने कामों में आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।